हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं शीतल आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस चैनल पर। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज के व्लॉग की शुरुआत भी यहीं से हो रही है। सुबह के 10 बज चुके और हम लोग रेडी होकर निकल चुके हैं बाहर जाने के लिए। कहाँ जाना है तेको? निशु बोल दादर। निशु दादर। अभी हम लोग जा रहे हैं दादर। ये निशु हाथ पकड़ो पापा का। निशु अभी हम लोग आ गए दादर में। हम लोग को जाना है एक बुक प्रकाशन में, तो चलिए वहीं जाके मिलते हैं। ये दादर स्क्वायर प्लाजा सिनेमा और यहीं से मार्केट शुरू हो जाता है आगे, स्ट्रीट मार्केट, फैशन गली वगैरह। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने वेन्यू पर, जो कि है छत्रपति शिवाजी महाराज नाट्य मंदिर। यह नाट्य मंदिर 3 मई 1965 को दादर में पहले बंद ऑडिटोरियम के रूप में खोला गया था, जो कि आज एक ऐतिहासिक स्थल बना हुआ है। यह मराठी रंगमंच के लिए सबसे प्रमुख स्थलों में से एक है और इसने महाराष्ट्र की नाट्य संस्कृति के संरक्षण और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं यहाँ पहली बार आई हुई हूँ और सच मानिए यहाँ पर आके एक अलग ही वाइब महसूस हो रही है, एकदम पॉजिटिविटी से भरपूर वाइब्स। हम लोग जैसे ही इस नाट्य मंदिर के अंदर पहुंचते हैं और सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ सामने बहुत ही सुंदर पेंटिंग दिखाई देती है शिवाजी महाराज की। उसके बाद में हम लोग जब और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, पेंटिंग्स लगी हुई है। महाराष्ट्र के जो फेमस कलाकार हैं जैसे लता मंगेशकर हुए और साथ ही जो नाट्यकर्मी हैं, जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, जो बहुत ही फेमस हुए, जिन्होंने सारी दुनिया में अपने कलाकारी की जो है छाप छोड़ी हुई है, रीमा लागू जी और साथ ही बहुत सारे मेल एक्टर्स, फीमेल एक्टर्स, इन सभी के बड़े बड़े जो है फोटोज वहाँ पर लगे हुए हैं। करती मैं क्या अब बिठा ले निशु। सीढ़ियों से होते हुए हम लोग 3rd फ्लोर पर आ गए थे। यही हमें आना था। ये था राजश्री शाहू सभागृह। यहाँ पर सामने ही शाहू जी महाराज की बड़ी ही सुंदर प्रतिमा रखी हुई थी। हम लोग वहाँ पहुँचे ही थे और 5 से 10 मिनट में ही जो है प्रोग्राम शुरू हो गया था। मतलब हम लोग एकदम सही समय पर वहाँ पर पहुँचे थे। हम लोग पीछे की तरफ बैठे थे जहाँ पर बुक स्टॉल लगा हुआ था उनकी मदद के लिए, और निशु को भी वहीं पर अच्छा लग रहा था क्योंकि उसे बुक्स उलटने पलटने को मिल रहा था और बिस्किट खाने के लिए भी मिल रहा था। वो पीछे ही था और वहीं से इंजॉय भी कर रहा था। मैं उसी को देखने में लगी हुई थी, थोड़ा बहुत प्रोग्राम भी इंजॉय कर रही थी और निशु को संभालने में भी लगी हुई थी। लेकिन उसने बहुत साथ दी। निशु ने गेट बंद कर दिया। निशु देख इधर। कहाँ? उधर नहीं करना, कुछ उधर नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। निशु अंदर परेशान करने लगा था, मतलब वो आवाज़ कर रहा था और वहाँ पे भाषण वगैरह चल रहे हैं तो ज़्यादा दूर से चिल्ला नहीं सकती। मैं उसे बाहर ले आई हूँ। निशु को लेकर मैं थोड़ी देर बाहर गैलरी की तरफ चली गई थी ताकि वो थोड़ा सा शांत हो जाए। फिर उसका मूड ठीक हुआ तो मैं उसे दोबारा से अंदर लेकर चली आई, तो वो फिर बॉटलों के साथ खेलने लगा था। अपने पापा के साथ बैठकर बॉटलें उलट पलट कर रहा था, सारी बाहर निकल रहा था और एक तरफ जो था प्रोग्राम शुरू हो चुका था। यह एक मराठी बुक है जिसका नाम है जाती मोजायच्या की गाड्याचा। हम सभी भारतवासी हैं और भारत का संविधान कहता है कि सभी इंसान समान हैं। इनमें किसी भी तरह का भेदभाव किया जाना एक जुर्म है, चाहे वह भेदभाव रंग भेद हो या जाति का हो या किसी भी प्रकार का भेदभाव हो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है
कि खराब मानसिकता वाले कुछ लोगों के चलते जातिगत भेदभाव आज आज़ादी के 75 सालों बाद भी होता है। इस बात का सीधा सा उदाहरण यह है जातिगत आधारित जनगणना। हमारे देश के राजनेता कहते हैं कि लोगों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, फिर वही राजनेता लोग जातिगत जनगणना की बातें करते हैं। यह पुस्तक एक सीधा सवाल करती है कि हमें भारत में जातियों को गिनना है या उन्हें जड़ से खत्म करना है। इस बुक के राइटर हैं श्री मधु कामड़े सर, जो कि एक ज्येष्ठ पत्रकार हैं और महाराष्ट्र के फेमस समाचार पत्र लोकसत्ता के सब एडिटर रह चुके हैं। इस बुक का कवर पेज बहुत ही सुंदर और सिंपल सा बनाया गया है। जैसे ही हम लोग बुक ओपन करते हैं तो वहाँ हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक सुंदर सा विचार दिखाई देता है, और जब हम बुक को क्लोज करते हैं तब लास्ट में भी हमें बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को दिखाया गया है। प्रोग्राम के खत्म होने के बाद सभी लोग एक दूसरे से मिल रहे थे। इस प्रोग्राम के लिए बड़े बड़े वक्ता, रिटायर्ड पुलिस आयुक्त, कॉलेज के प्रोफेसर्स और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे। एक दूसरे से मिले और साथ ही इस बुक पर सभी लोगों ने सविस्तार चर्चा भी की। प्रोग्राम के खत्म होने के बाद स्टेज जब खाली हो गया था तो निशु को वहाँ पर जाना था। वो बहुत देर से वहाँ जाने की जिद कर रहा था। यहाँ पर आप बुक का नाम और साथ ही लेखक और जो भी वक्ता यहाँ पर आए थे उन सभी के नाम क्लियरली देख सकते हैं। निशु स्टेज पर चला गया था और वहाँ पर जो है वो घूम घूम कर मस्ती करने लगा था, और वहाँ पर उसे एक दादा भी मिल गया था। वो दादा दादा करके उसके साथ ही मस्ती करने लगा था। प्रोग्राम के खत्म होने के बाद जो लेखक के शुभ चिंतक हैं वो सभी लोग उनसे मिल रहे थे, और कुछ लोगों ने बुक पर उनकी साइन ऑटोग्राफ भी लिया, और साथ ही साथ में सभी लोग उनसे हाथ मिलवाने के लिए भी गए थे, और निशु भी जिद करने लगा था तो निशु भी वहां पर गया। प्रोग्राम के खत्म होने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे और निशु को थोड़ी भूख भी लग गई थी। वैसे तो मैं उसके लिए केला वगैरह फ्रूट्स लेकर गई थी साथ में, लेकिन वो खाने के बाद भी उसे भूख लग गई थी। तो हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे। ये यहाँ पे बढ़िया से हमने चाट खाई थी और निशु ने पपड़ी वगैरह खाई थी, जो कि खा के वो बहुत खुश हो गया था। नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग निकल पड़े थे मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि दादर मार्केट बहुत बड़ा है। मतलब अगर हम सुबह से निकले एक्सप्लोर करने के लिए तो शाम और रात भी हो जाएगी तो भी हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मतलब इतना बड़ा ये मार्केट लगता है। स्पेशली कपड़ों का ये मार्केट है, और हर एक स्टाइल की ड्रेसेस, हर एक स्टाइल का मतलब आप ड्रेस कहो, सूट कहो, या हर एक तरह का कपड़ा यहाँ पर जो है वो अवेलेबल हो जाता है। इस स्टॉल पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। चिकनकारी की कुर्ते यहाँ पे मिल रहे थे, तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है तो ट्राई करना चाहिए, बट वहाँ पे मैंने जाकर देखा तो इतना कुछ खास मुझे पसंद नहीं आया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए थे, और ये आप लोग देख सकते हैं रोड के दोनों तरफ जो है स्ट्रीट मार्केट लगा हुआ है। इस तरफ दुकानें होती हैं और इस तरफ जो है वो स्ट्रीट मार्केट लगता है। हर एक तरह की चीज़ छोटी से लेके बड़ी तक, शूज़, कपड़े, जो भी आप कह लीजिए। ये जो डेकोरेशन के आइटम्स थे वो तो देखते ही बन रहे थे। मतलब इतनी सुंदर सुंदर लाइटिंग थी, और इस टाइप की कुछ लाइटिंग तो मैं फर्स्ट टाइम ही देख रही थी। और ये जो हम लोग टेबल के ऊपर सजाते हैं ये वो चीज़ थी। और जैसे कि नवरात्रि आने वाली है तो मार्केट में गरबा ड्रेसेस की भरमार लगी हुई है। वहाँ पर भी इतने सारे गरबा ड्रेसेस टंगे हुए थे कि देख के भी ललचा रहा था मन, क्योंकि गरबा ड्रेस देखने में बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पर ये बैग्स वगैरह और टॉय शॉप दिख गई थी निशु को। उसके बाद निशु ने जो मतलब पीछे पड़ गया था वो कि उसे टॉय लेना है। उसकी जो गाड़ी थी, जो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी, वो गाड़ी गांव में रह गई थी, तो उसी के लिए वो जिद कर रहा था लेने के लिए। उसके बाद हम लोग पहुंचे थे आइडियल बुक स्टोर पर। ये बहुत ही फेमस बुक स्टोर है। यहाँ पर हर एक तरह की बुक जो है अवेलेबल हो जाती है। अगर नहीं भी होती है तो वो लोग जो है मंगा कर देते हैं, हमें बस नाम बताना होता है। हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे निशु के लिए छोटी बुक्स लेने। पिछली बार जो मैं बुक्स लेकर आई थी वो खेल खेल में उसने कुछ फाड़ दी थी, और कुछ थोड़ी सी पढ़ भी चुका है वो, तो थोड़ा बोर होता है। तो उसके लिए थोड़ी सी नई बुक्स हम लोग लेने गए थे। बड़ गीते वगैरह और छोटी मोटी जो बुक्स होती हैं, पोएम की जो बुक्स होते हैं, रिम्स होते हैं, जो इंग्लिश के रिम्स होते हैं, वो लेने के लिए हम लोग वहाँ पर गए थे। उसके बाद फिर हम लोग स्टेशन की तरफ आगे बढ़े तो वहाँ पर भी मार्केट से होते हुए ही जाना होता है। मतलब चारों तरफ मार्केट ही मार्केट दिखाई देता है, और चारों तरफ दुकानें ही दुकानें। दादर में हम लोग इस लाइन पर कभी भी आए, इस मार्केट में कभी भी आए, हमेशा हमें भीड़ मिलेगी ही। किसी भी समय आप आ जाइए, हमेशा यहाँ पर भीड़ होती है, लोगों की भरमार यहाँ पर हमेशा ही। ट्रेन में बैठते ही निशु को नींद आ गई थी, तो निशु के पापा की गोद में ही वो आराम से सो गया था। घर आते हुए हमने वेज बिरयानी ले ली थी, और वही आके हम लोगों ने जो है घर आके खाना खा लिया था। निशु के लिए मैं आज बनाने वाली थी तिल्ली के लड्डू। मूंगफली के दाने मैंने सेकने के लिए रख दिए हैं। निशु को तिल्ली के लड्डू बहुत पसंद है, इसलिए मैं बनाती रहती हूँ बीच बीच में।
तिल्ली को अच्छी तरह से मैंने साफ कर लिया है, मतलब कुछ था ही नहीं इसके अंदर, बट फिर भी एक बार देख लिया है, इसको छान लिया है और एक बार बीन लिया। और ये आ गया। क्या हुआ? मखाना? मखाना नहीं बेटा, तिल्ली सेक रही हूँ, दाने, मूंगफली के दाने। हाँ दाना बनेगा जब दूंगी ना बेटा। तिल्ली लो, नहीं भाग गया। 2 मिनट जाता है, 2 मिनट में वापस आता है, फिर भागता है, फिर आता है। उसके पैर एक जगह पे टिकते ही नहीं बिल्कुल। दाने सीख गए अच्छी तरह से, इसको निकाल लेती हूँ। और अब तिल्ली सेक लेती हूँ। धीमे आंच पे सेकूंगी एकदम। ये थोड़ा भी ऐसा कड़वापन आएगा तो खाएगा नहीं। तिल्ली और दाने दोनों भी अच्छी तरह से सीख गए हैं। इनको थोड़ा ठंडा होने देती हूँ और फिर इन्हें पीस लूँगी। तब तक के लिए थोड़ी सी इलायची कूट लेते हैं। गांव साइड की इलायची देखिए ना कितनी भरी हुई होती है, एकदम मोटी मोटी हरी हरी सी। यहाँ की इलायची लाते हैं तो कुछ भी उसमें निकलता नहीं है, इसे पूरा भरा हुआ दाना है। इसको ठोक लेती हूँ मैं। लड्डू बनाने का सारा सामान लेकर मैं आराम से नीचे बैठ गई थी, क्योंकि निशु अपने पापा के साथ बाहर खेलने में बिजी हो गया था, इसलिए मुझे समय मिल गया था, मैं आराम से नीचे बैठ के अपना काम कर सकती थी। पीसी हुई तिल्ली और मूंगफली के दानों को मैंने अच्छे से मिक्स किया और साथ ही मैंने उसमें डाला 3-4 चम्मच ड्राई फ्रूट का पाउडर। ड्राई फ्रूट के पाउडर में बादाम, काजू, अखरोट, इन तीनों चीज़ों को सेक के ड्राई रोस्ट करके मैंने उसे एक बारीक सा पेस्ट बना के रखा हुआ है। निशु की चीज़ें कुछ भी मैं अगर मीठा बनाती हूँ उसमें 1-2 चम्मच जो है ड्राई फ्रूट का पाउडर ऐड कर लेती हूँ। साथ ही मैंने इसमें डाला था इलायची का पाउडर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कूटी थी। उसके बाद में मैंने लिया है गुड़, और गुड़ की मैं चाशनी नहीं बनाऊंगी, गुड़ को मैं कीस लूँगी। उसे इस तरह से कीसने से क्या होता है कि बारीक बारीक सा गुड़ हमें नीचे मिल जाएगा और उसे हम इस पाउडर में जो है ऐड कर लेंगे। अगर हम चाशनी बनाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी गुड़ ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, चाशनी का माप अगर ठीक से नहीं होता है तो लड्डू बहुत ज़्यादा कड़क हो जाते हैं, और छोटे बच्चों को ऐसे कड़क लड्डू दूंगी तो वो खा ही नहीं पाएगा। इसलिए मैं इस तरह से लड्डू बनाती हूँ कि गुड़ को जो है खीस लेते हैं और खीसने के बाद में जब इसमें डालते हैं तो लड्डू बिल्कुल भी कड़क नहीं बनते हैं और बहुत ही आसानी से जो है वो बांधने में भी आ जाते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो है घी इसके अंदर ऐड कर लिया था ताकि थोड़ी सी नमी बनी रहे, और घी का स्वाद भी निशु को पसंद है इसलिए उसकी चीज़ों में मैं घी हमेशा ऐड करती हूँ। थोड़ा सा घी को हाथ में लगाकर मैंने छोटे छोटे से जो है लड्डू अच्छी तरह से बांध लिया। लड्डू की साइज़ में छोटी ही रखती हूँ क्योंकि एक लड्डू से उसका पेट तो भराएगा नहीं, और अगर ज़्यादा बड़ा लड्डू बनाऊंगी तो मतलब ये तिल्ली है तो उसको ज़्यादा गर्म ना हो जाए, इसलिए मैं छोटे छोटे लड्डू ही बना के रख लेती हूँ। और सारे लड्डू बनकर जो है आराम से रेडी हो गए। अच्छे से बैठो। क्या है? क्या है बेटा? भाता। पहले लड्डू खा के देखो, लड्डू खा के देखो कैसा है। ढोलो नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा है? इसका खेल करना चालू भी हो गया, बस लड्डू दिखा नहीं, खा भी लिया और खेल भी करना चालू हो गया इसका। निशु, हाँ भाता गरम है बेटा थोड़ा सा। आज डिनर के लिए है इसको दही चावल, साथ में अभी जो लड्डू मैंने बनाया है वो लो। खाओ लड्डू, प्लेट में रखो। निशु कैसा है लड्डू? क्या? मम्मी ने लड्डू दिया। हाँ कैसा लगा लड्डू पहले बताओ। उठाओ खाओ लड्डू। भात खाओ, खाना खाओ। ओ मेरा बेटा, खाओ। तिल्ली का लड्डू बड़े प्यार से खाता है वो, उसको बहुत पसंद है, खुद से खा लेता है खुद उठा के। बेटा फिर कैसे उसको चूरा करेगा तो कैसे खाएगा? अच्छा ठीक है। हाँ कपड़े नहीं गंदे करो।
लड्डू का कचरा कर रहा हूँ। हाँ लड्डू लड्डू की क्या हालत कर दी तूने? अभी कैसे खाएगा? डिनर करने के बाद निशु चला गया था अपने पापा के साथ गार्डन में घूमने के लिए। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए